नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का यानी उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में जो है आज की क्लास में जानने वाले हैं, यानी उत्तर भारत के विशाल के मैदान के बारे में। अब दोस्तों, यहाँ पे एक मैप लेंगे सबसे पहले ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कौन सा है उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये रहा दोस्तों उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये रहा उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, ये जितना भी ऑरेंज कलर का ये सारा उत्तर के भारत के विशाल मैदान है। और इसके विस्तार की यदि बात की जाए तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, इन सभी राज्यों में जो इसका विस्तार है। तो ये आप याद रखेंगे। अब दोस्तों, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसका निर्माण कैसे हुआ, यानी उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अपसादों के निक्षेपण यानी जमाव से जो है इसका निर्माण हुआ है। यानी दोस्तों, निक्षेपण यानी अपसाद होता है क्या, यानी जब ये नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ बहुत सारा धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू, इन सभी को जो है बहा कर लाती हैं। तो इन्हीं के निक्षेपण यानी जमाव से जो है क्या हुआ है, उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो है निर्माण हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे अब हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, निर्माण। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, निर्माण कैसे हुआ उत्तर भारत के विशाल मैदान का। उत्तर भारत का विशाल मैदान भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अपसादों के निक्षेपण या जवाब से जमाव से इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, जमाव से जो है इसका निर्माण होता है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं विस्तार की। विस्तार अभी मैंने आपको मैप में दिखाया, विस्तार कहाँ है, यानी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। तो इन सभी में जो है विस्तार है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं यानी निर्माण। उत्तर भारत के विशाल मैदान के निर्माण की यदि बात करते हैं तो सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अपसाद यानी सेडिमेंट के निक्षेपण यानी जमाव से जो है इसका निर्माण हुआ है। और साथ ही विस्तार की बात करते हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल व असम में जो है विस्तार है उत्तर भारत के विशाल मैदान का। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, यानी 4 भागों में विभाजित किया गया है या 4 भागों में बांटा गया है। लिखेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान का विभाजन
4 भागों में किया गया, 4 भागों में जो है किया गया है। तो कौन कौन से 4 भाग हैं? सबसे पहला आता है दोस्तों भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र ये हो गया दोस्तों भाबर क्षेत्र। यदि दूसरे की बात करते हैं तराई क्षेत्र। फिर आता है दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है बांगर क्षेत्र। चौथे पर आता है दोस्तों खादड़ क्षेत्र। खादर क्षेत्र। यानी 4 भागों में जो उत्तर भारत के विशाल मैदान को बांटा गया है। तो दोस्तों अब एक एक करके हम यहाँ पे समझेंगे। पहले यहाँ पे आप मैप ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ये रहा दोस्तों मैप, इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप बात करते हैं, ये है दोस्तों शिवालिक हिमालय। जब शिवालिक हिमालय से नदियाँ बहती हुई आती हैं इस प्रकार, तो अपने साथ जो है मोटे मोटे पत्थर बहा कर लाती है और इनको जो है दोस्तों ज़्यादा दूर तक जो है बहा कर नहीं ले जा पाती हैं। तो जब ये बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो नदियाँ जो है इनके नीचे से बहना स्टार्ट कर देती है। तो दोस्तों ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो भाबर क्षेत्र कहलाता है। यानी ये मोटे मोटे पत्थरों वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? भाबर क्षेत्र। और इसमें जो है कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है और ना ही ये क्षेत्र जो है दोस्तों कृषि के योग्य होता है। अब दोस्तों इससे आगे पड़ता है ये, यहाँ पर बारीक बारीक पत्थर जो है होते हैं और यहाँ पर जो है तराई क्षेत्र होता है, यानी दलदली क्षेत्र होता है। यहाँ पर बिल्कुल नमी रहती है और पानी जो है ज़मीन के ऊपर से बहना स्टार्ट कर देता है। तो इसको जो है तराई क्षेत्र जो है कहा जाता है। और यहाँ पर जो है बहुत घनी वनस्पति जो है पाई जाती है। याद रखें तो वनस्पति जो है यहाँ पे पाई जाती है। तो इस क्षेत्र को क्या तराई क्षेत्र कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला और ये वाला, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों बांगर क्षेत्र। अब इसको बांगर क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों नदी बेसिन से दूर का क्षेत्र होता है और यहाँ पर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। यानी ये जो बह रही है दोस्तों ये है रिवर, ये है नदी घाटी। याद रखेंगे दोस्तों, अब जब बाढ़ आती है नदी में तो यहाँ तक जो ये नदी का पानी जाता है ये दोनों तरफ को, तो यहाँ तक जो है जहाँ तक नदी का पानी जाता है वहाँ पर जो है एक नई जलोढ़ मिट्टी जो है आ जाती है। यानी नई जलोढ़ मिट्टी जम जाती है तो उसको जो है खादर क्षेत्र कहा जाता है। यानी ये पीली वाली जो है एक खादर क्षेत्र कहला जाता है। और इससे आगे का जो क्षेत्र है वह क्या कहलाता है? ये बांगर क्षेत्र जो है कहलाता है। तो ये 4 भाग हैं, ये चारों भाग आपको अच्छे से आप समझ आ गए होंगे। अब एक एक करके इन चारों भागों के बारे में जो है जानेंगे। तो ये कौन सा हिमालय है दोस्तों? ये है शिवालिक हिमालय। यानी भाबर क्षेत्र किस हिमालय के दक्षिण में? तो भाबर क्षेत्र जो है शिवालिक हिमालय के दक्षिण में। शिवालिक हिमालय के दक्षिण में तराई क्षेत्र, तराई के दक्षिण में बांगर, बांगर के दक्षिण में खादर। तो ये आपको याद रखना है एक एक सीक्वेंस में। अब यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र की यदि बात की जाए, भाबर क्षेत्र हो गया। यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट है? सबसे पहले शिवालिक हिमालय के दक्षिण में है, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में है। अभी मैंने आपको दिखाया शिवालिक हिमालय के दक्षिण में वनस्पति नहीं पाई जाती, वनस्पति नहीं पाई जाती। याद रखें दोस्तों वनस्पति जो है नहीं पाई जाती। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी इस क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है, यानी ये क्षेत्र जो है कितना चौड़ा है। तो 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक जो इस क्षेत्र की चौड़ाई है। और यदि बात करते हैं इस क्षेत्र की नदियाँ अदृश्यमान हो जाती हैं, इस क्षेत्र की नदियाँ अदृश्यमान या विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त यानी पत्थरों के नीचे से बहना स्टार्ट करती हैं तो दिखना बंद हो जाती हैं। याद रखें तो अदृश्यमान हो जाती हैं यानी दिखाई नहीं देती हैं, बल्कि ये वो बड़े बड़े पत्थर जो इकट्ठे हो जाते हैं उनके नीचे से बहना जो है स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि ये बड़े बड़े पत्थर जो है इनको पानी जो है ज़्यादा दूर तक बहा कर जो है नहीं ले जा सकता और एक जगह ये इकट्ठा हो जाते हैं। और साथ ही दोस्तों यह क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त नहीं होता है। यह क्षेत्र खेती के
लिए उपयुक्त नहीं होता है। याद रखें दोस्तों, यह क्षेत्र जो है खेती के लिए उपयुक्त नहीं होता है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र की यदि बात की जाए, तराई क्षेत्र, ये तराई क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? तराई क्षेत्र की हम बात करते हैं तो भाबर क्षेत्र के दक्षिण में है। भाबर क्षेत्र के दक्षिण में पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर घनी वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर घनी वनस्पति पाई जाती है। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर जो है घनी वनस्पति जो है पाई जाती है। और यदि बात करते हैं इस क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई है दोस्तों 20 से 30 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है, यानी इस क्षेत्र की जो है चौड़ाई है 20 से 30 किलोमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जो है नदियाँ पुनः बाहर आ जाती हैं, यानी इस यहाँ पर जो है नदियाँ दृश्यमान हो जाती हैं, यानी पुनः बाहर आ जाती हैं। यहाँ पर नदियाँ पुनः दृश्यमान हो जाती हैं, यानी यहाँ पर जो नदियाँ बाहर आ जाती हैं और बाहर से बहना स्टार्ट करती हैं। यह क्षेत्र कृषि या खेती के लिए उपयुक्त तो माना जाता है। यह क्षेत्र खेती यानी कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। याद रखें दोस्तों, उपयुक्त जो है माना जाता है। अब आते हैं दोस्तों दूसरा क्षेत्र देख लेते हैं, और इसके बाद चौथा, और इसके बाद जो है हम नया टॉपिक जो है शुरू करेंगे। दोस्तों अब आते हैं हम तीसरे पार्ट पर। इसके तीसरा पार्ट कौन सा है? बांगर क्षेत्र है। अभी मैंने आपको ये मैप में दिखाया था बांगर क्षेत्र की यदि बात की जाए तो ये तराई क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? तराई क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। और यह क्षेत्र जो है नदी बेसिन से दूर पाया जाता है। यह क्षेत्र नदी बेसिन से दूर पाया जाता है। याद रखें दोस्तों, यह क्षेत्र जो है नदी बेसिन से दूर पाया जाता है। यहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ होती है। यहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ होती है। याद रखें दोस्तों, यहाँ की मिट्टी जो है कम उपजाऊ होती है, खेती या कृषि के लिए कम उपजाऊ जो है मानी जाती है। यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लिखेंगे यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी यहाँ पर जो है दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है, तो ये आपको याद रखना। अब आते हैं दोस्तों खादर क्षेत्र। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र ये चौथा भाग है, यानी 4 भागों में बांटा गया था उत्तर भारत के विशाल मैदान को। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों किसकी? खादर क्षेत्र की। यहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नदी बेसिन के आसपास का क्षेत्र होता है। मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, कृषि या खेती के लिए उपयुक्त तो मानी जाती है। लिखेंगे नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी नई जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है। नदी बेसिन के आसपास का क्षेत्र होता है। नदी बेसिन के आसपास का क्षेत्र होता है। नदी बेसिन के आसपास का क्षेत्र जो है होता है। मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। मिट्टी बहुत उपजाऊ
होती है, यानी यहाँ की मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ जो है होती है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कृषि या खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कृषि या खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। तो दोस्तों अब इनको जो है हम समझ लेते हैं और उसके बाद हम अपना नया टॉपिक जो है शुरू करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान का विभाजन जो है 4 भागों में किया गया। कौन कौन से 4 भाग हैं? भाबर, तराई, बांगर और खादर। इन 4 भागों में जो है बांटा गया। 1 2 3 और ये रहा दोस्तों 4, यानी इन 4 भागों में जो है बांटा गया है। भाबर, तराई, बांगर और खादर 4 क्षेत्रों में जो है बांटा गया है। अब भाबर क्षेत्र की यदि बात करते हैं दोस्तों, भाबर क्षेत्र में क्या बात है? तो यहाँ पर दोस्तों भाबर क्षेत्र की बात करते हैं तो ये शिवालिक हिमालय के दक्षिण में पाया जाता है। यहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती, क्योंकि दोस्तों इस क्षेत्र में जो है बड़े बड़े पत्थर जो है पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे वनस्पति नहीं पाई जाती है। और इस क्षेत्र की चौड़ाई जो है 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक जो है चौड़ाई इस क्षेत्र की। इस क्षेत्र की नदियाँ अदृश्यमान यानी विलुप्त हो जाती हैं, यानी बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से बहना स्टार्ट कर देती हैं। यह क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त नहीं होता। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर जो है जब बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो यहाँ पर खेती नहीं की जाती है, न यानी ये क्षेत्र जो है खेती के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं तराई क्षेत्र की। तराई क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे भाबर क्षेत्र के दक्षिण में पाया जाता है। दोस्तों तराई क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो ये जो है भाबर क्षेत्र के दक्षिण में पाया जाता है। यहाँ पे घनी वनस्पति पाई जाती हैं, यानी ये क्षेत्र जो है दोस्तों तराई वाला क्षेत्र होता है और यहाँ पर जो है छोटे छोटे पत्थर वगैरह जो है होते हैं, लेकिन खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। यहाँ पर घनी वनस्पति पाई जाती है। चौड़ाई होती है 20 से 30 किलोमीटर इस क्षेत्र की चौड़ाई है। यहाँ पर जो है नदियाँ पुनः दृश्यमान, यानी इस क्षेत्र में जो है नदियाँ पुनः बाहर आ जाती हैं और यह क्षेत्र खेती या कृषि के लिए उपयुक्त जो है माना जाता है। बांगर क्षेत्र की यदि बात की जाए तो यह क्षेत्र जो है नदी बेसिन के दूर पाया जाता है। यहाँ की मिट्टी जो है कम उपजाऊ होती है। यहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है और खेती के लिए कम उपयुक्त जो है होती है, कम उपयुक्त होती है। खादर क्षेत्र की यदि बात की जाए तो यहाँ पे नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नदी बेसिन के आसपास का क्षेत्र होता है। मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और कृषि या खेती के लिए जो उपयुक्त मानी जाती है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, भारत के द्वीप समूह। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भारत के द्वीप समूह। अब दोस्तों द्वीप यानी आइलैंड होता क्या है? यानी ज़मीन का एक ऐसा भाग होता है जिसके चारों तरफ जो है यानी चारों दिशाओं में पानी होता है, उसको द्वीप यानी आइलैंड जो है कहा जाता है। तो दोस्तों जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप हैं, तो दोस्तों ये जो हैं यानी लक्षद्वीप कहाँ पे? लक्षद्वीप अरब सागर में और इसके चारों ओर जो है क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, तो इसीलिए इसको लक्षद्वीप समूह जो है कहा जाता है, लक्षद्वीप समूह। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों द्वीप को समझ लेते हैं। दोस्तों ये है एक ज़मीन का टुकड़ा, यानी ये है भूमि। ये भूमि दोस्तों इधर हो गया नॉर्थ ईस्ट, इधर दोस्तों साउथ होगा, ये साउथ, और ये हो गया वेस्ट। अब दोस्तों यहाँ पे जो है चारों तरफ जो है क्या है? चारों तरफ पानी है, चारों तरफ जो है। अभी मैं मैप में भी आपको दिखाऊंगा कि चारों तरफ जो है पानी हो गया, यानी ज़मीन का एक ऐसा भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है वह द्वीप यानी आइलैंड जो है कहलाता है। तो दोस्तों अब इसकी जो है अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों ये द्वीप यानी ये द्वीप पाए कहाँ पे जाते हैं, यानी कहाँ पे जो है ये होते हैं? तो महासागर में, सागर, झीलें व नदियों में हो सकते हैं। लिखेंगे महासागर, सागर, झीलें व नदियों में हो सकते हैं। कहाँ पे दोस्तों? नदियों में जो है हो सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पे हो सकते हैं? नदियों में जो है हो सकते हैं। अब इसकी जो है हम डेफिनेशन लिख लेते हैं द्वीप यानी आइलैंड की। द्वीप यानी आइलैंड की डेफिनेशन क्या है? यानी द्वीप ज़मीन का एक ऐसा भाग, द्वीप ज़मीन
या भूमि का ऐसा भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है वह द्वीप कहलाता है। याद रखें दोस्तों, द्वीप जो है कहलाता है। तो ये आपको याद रखना। आप दोस्तों ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये महासागर, सागर, झीलें व नदियों में होते हैं, नदियों में हो सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक मैप ले लेते हैं, आपको पता लग जाएगा द्वीप यानी आइलैंड ये होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे अब ये रहा दोस्तों, इसको ले लेते हैं हम, इसको छोटा कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों ये है हमारा इंडिया का मैप। अब ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो है ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है? ये है बंगाल की खाड़ी में। और ये है ये छोटा छोटा, ये आपको दिख रहा होगा, ये है दोस्तों लक्षद्वीप। ये कहाँ पे है? ये है अरेबियन सी यानी अरब सागर में। और ये है मालदीव देश, ये एक अलग देश है मालदीव। तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ये ज़मीन का भाग है जिसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। और इसके चारों ओर जो है ये पानी भरा हुआ है और ये बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों इसी को जो है द्वीप यानी आइलैंड जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कोको द्वीप। कोको द्वीप की यदि बात की जाए तो ये म्यांमार में पड़ता है और इसके नीचे पड़ता है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान जो है किसका द्वीप समूह है? यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है। तो ये आपको याद रखना है। अब इन दोनों के बीच जो है कौन सी जल संधि है? तो ये भी आपको याद रखना है, इन दोनों के बीच जल संधि है कोको जल संधि। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम द्वीप बनाएंगे और उसके बाद जो है इनकी थ्योरी लिखना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ये है कोको द्वीप, ये है कोको द्वीप। कोको द्वीप की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है? म्यांमार में। याद रखें दोस्तों, म्यांमार में पड़ता है। और ये इसके नीचे पड़ता है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। अब इन दोनों के बीच से जो है दोस्तों एक जल संधि गुजरती है, उस जल संधि का नाम है, ये वाली जो जल संधि है इसका नाम है कोको जल संधि। यानी कोको जल संधि किन दो द्वीपों को अलग करने का काम करती है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, किन दो द्वीपों को अलग करने का काम करती है? कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान को अलग करने का काम करती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे उत्तरी अंडमान के नीचे एक द्वीप पड़ता है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। मध्य अंडमान की यदि बात की जाए तो सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। याद रखें दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों इसके नीचे पड़ता है, ये कौन सा है? ये आ गया दोस्तों मध्य अंडमान के नीचे आता है दक्षिणी अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान हो गया। कौन सा है दोस्तों? दक्षिणी अंडमान। अब दोस्तों यदि दक्षिणी अंडमान की हम बात करते हैं तो इसी दक्षिणी अंडमान पर जो है राजधानी पड़ती है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर राजधानी पड़ती है, जिसका नया नाम क्या कर दिया गया? नया नाम रख दिया गया है दोस्तों, क्या? श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम जो है नया नाम कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप पड़ता है, ये कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप है, ये है लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप है। ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक ये छोटा सा द्वीप पड़ता है, ये कौन सा है? नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप। ये कौन सा है दोस्तों? नारकोंडम द्वीप। इसी के एक नीचे पड़ता है, ये यहाँ पे पड़ता है। इसकी यदि बात की जाए तो ये है दोस्तों बैरन द्वीप, इसको लिखेंगे वैरन द्वीप, वैरन
द्वीप, ये हो गया दोस्तों बैरन द्वीप। और यहाँ पे एक यहाँ पे पड़ता है दोस्तों, ये कौन सा है, ये है हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप ये हो गया दोस्तों हैवलॉक द्वीप। और इसी के नीचे ये पड़ता है दोस्तों नील द्वीप। नील द्वीप ये हो गया दोस्तों नील द्वीप। कौन सा हो गया दोस्तों, ये हो गया नील द्वीप। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे अब बात करते हैं दोस्तों, इसके नीचे आता है यहाँ पे, यानी दक्षिणी अंडमान के नीचे कौन सा आता है, लिटिल अंडमान या लघु अंडमान। लिटिल या लघु अंडमान, लिटिल या लघु अंडमान जो है यहाँ पे पड़ता है दोस्तों। अब यहाँ पे बात आती है दक्षिणी अंडमान पे, लिटिल अंडमान के बीच से जो है एक जल संधि गुजरती है, इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है डंकन पास। कौन सा, डंकन पास जो है इसका नाम है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे पड़ता है लिटिल अंडमान के नीचे पड़ता है कार निकोबार। कार निकोबार, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, लिटिल अंडमान व कार निकोबार के बीच एक जल संधि पड़ती है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लिटिल निकोबार व कार निकोबार को जो है कौन सा चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इसके लिटिल निकोबार के नीचे पड़ता है, यानी कार निकोबार के नीचे आता है लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार, कौन सा दोस्तों, लिटिल निकोबार पड़ता है। और यदि बात की जाए लिटिल निकोबार के नीचे पड़ता है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पड़ता है दोस्तों। ग्रेट निकोबार की यदि बात की जाए तो यहीं पर पड़ता है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट यहीं पर पड़ता है और भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, याद रखें दोस्तों, भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु है। अब दोस्तों इनका जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी द्वीप यानी आइलैंड। तो द्वीप जमीन या भूमि का एक ऐसा भाग होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, वह द्वीप यानी आइलैंड जो है कहलाता है। ये महासागर, सागर, झीलें व नदियों में जो है हो सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, कोको द्वीप कहाँ पे पड़ता है, म्यांमार में पड़ता है। और इसके नीचे पड़ता है उत्तरी अंडमान द्वीप। तो इन दोनों द्वीपों को अलग करने का काम करता है कोको जल संधि। और साथ ही दोस्तों ये छोटा सा लैंडफॉल द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है दोस्तों। इसको थ्योरी में लिखेंगे अभी ठीक से। फिर दोस्तों आता है उत्तरी अंडमान के नीचे है मध्य अंडमान, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। और ये छोटे छोटे द्वीप पड़ते हैं नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप। नारकोंडम द्वीप जो है एक सुसुप्त ज्वालामुखी यानी निष्क्रिय ज्वालामुखी, और बैरन द्वीप की यदि बात की जाए तो ये एक एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन ज्वालामुखी है। तो ये आपको याद रखना है। इसके यहाँ पे पड़ते हैं छोटे द्वीप, हैवलॉक द्वीप और नील द्वीप। फिर दोस्तों मध्य अंडमान के नीचे आते हैं दक्षिणी अंडमान, और इसी दक्षिणी अंडमान पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जिसका नया नाम है श्री विजयपुरम जो है कर दिया गया है। दक्षिणी अंडमान के नीचे एक द्वीप पड़ता है लिटिल अंडमान या लघु अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच एक जल संधि गुजरती है जिसका नाम है डंकन पास। साथ ही लिटिल निकोबार के नीचे पड़ता है कार निकोबार। कार निकोबार, लिटिल और लघु अंडमान के बीच एक जल संधि जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। अब यहाँ पे बात करते हैं, कार निकोबार के नीचे है लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार के नीचे है ग्रेट निकोबार, और ये ग्रेट निकोबार जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। और इसी दक्षिणी द्वीप पर जो है इंदिरा पॉइंट पड़ता है जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इससे आगे का जो बचा है उसको जो है हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।